नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एमए प्रीवियस का जो पहला पेपर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी उसको पढ़ रहे हैं और उसकी तीसरी यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनको हमने पढ़ लिया है। और दूसरी यूनिट में जो टॉपिक है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थ्योरी, उसमें क्रिटिकल थ्योरी को हम पढ़ चुके हैं। और जो कन्फ्लिक्ट थियोरी है और उसमें मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स का जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, उसको हमें पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक यथार्थ की व्याख्या अलग अलग परिप्रेक्ष्य से की है। हमने विवेचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थियोरी को भी पढ़ा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को भी पढ़ा है और स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को भी पढ़ा है। उससे संबंधित वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। ये समाज में विद्यमान जो वास्तविकता है, सामाजिक यथार्थ है, समाज का ज्ञान है, उसका विश्लेषण करने, उसको समझने के अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग सैद्धांतिक उन्मुखन है, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य हैं। उन्हीं में से एक परिप्रेक्ष्य संघर्ष परिप्रेक्ष्य जो सामाजिक यथार्थ की व्याख्या या समाज की जो व्यवस्था है या समाज में जो परिवर्तन है या जो समाज की जो समस्या है उनको संघर्ष के दृष्टिकोण से देखता है कि सामाजिक यथार्थ है, उसके मूल में सामाजिक संघर्ष विद्यमान है और सामाजिक संघर्ष है, समाज की वास्तविकता है, ये सार्वभौमिक है, अनिवार्य है और इसी से ही सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव आता है, सामाजिक परिवर्तन आता है, नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। यानी संघर्ष समाज की प्रकृति में ही निहित है और ये अनिवार्य है, सार्वभौमिक है, यानी हर समाज में विद्यमान है और ये आवश्यक है। बिना संघर्ष के किसी समाज का होना संभव नहीं है और संघर्ष के माध्यम से ही नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है और विद्यमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो कमियां हैं, विकृतियां हैं, उनको हम दूर करके नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो समाज वैज्ञानिक है उनमें कार्ल मार्क्स का नाम सर्वप्रमुख है। उसके बाद में राल्फ डारेंटॉर्फ है, लेवी स्कोजर है, रेंडाल कॉलिंस है। ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुख्य सिद्धांतकार हैं, मुख्य संघर्ष सिद्धांतकार हैं। और यहाँ पर जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, उसमें कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है उसका हमें अध्ययन करना है, उसको समझना है। उससे पहले हम संघर्ष की जो सामाजिक प्रक्रिया है उसको भी उस अवधारणा को भी समझेंगे और उसके बाद में कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है उसको समझेंगे। एक प्रारंभिक सरल परिचय में मार्क्स के सिद्धांत के बारे में देना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर वो क्या चाहते थे। डियर स्टूडेंट, ये हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है, यानी कि उनका जो संघर्ष का सिद्धांत है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह समाज में अन्याय शोषण को समाप्त करना है, इस असमानता को समाप्त करना है। और वर्तमान समाज में उनका ये मानना है कि हमें पूंजीवाद है उसको समाप्त करके एक नई सामाजिक व्यवस्था, जिसको वो साम्यवाद नाम देते हैं, उसको स्थापित करना है। और कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की जो मुख्य बौद्धिक समस्या है, सेंट्रल थीम है, केंद्रीय विचार है, वह यह है कि संघर्ष अनिवार्य है, सार्वभौमिक है और यह सामाजिक परिवर्तन स्थापित करने का माध्यम है और समाज में संघर्ष ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वस्तुतः
उनका मुख्य जो उद्देश्य है अपने इस सिद्धांत का, इसके माध्यम से वो जो समाज में बदलाव आ रहा है, सामाजिक व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, अ, उसको स्वीकार्यता दिलाना और उसको न्यायोचित ठहराना, ये उनकी एक केंद्रीय समस्या थी। और उनका जो सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत है वो बस तो द्वंद्ववाद पर आधारित है, यानी डायलेक्टलिज्म पर आधारित है। यानी कि उनका द्वंद्ववाद का ये सिद्धांत देता है कि समाज, प्रकृति और विचारधारा, इन तीनों में द्वंद्व चलता रहता है। यानी एक वाद आता है, कोई भी स्थिति होती है, विचार होता है, और फिर उसका प्रतिवाद आता है, यानी उसका विरोधी विचार, विरोधी पक्ष, विरोधी स्थिति उत्पन्न होती है और इन दोनों में संघर्ष होता है। इससे एक नई स्थिति पैदा होती है, इसे संवाद नाम दिया। यानी थेसिस वाद, एंटीथेसिस प्रतिवाद, और इन दोनों के संघर्ष से एक नई व्यवस्था प्रकृति, समाज और विचारधारा में सामने आती है, वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी संवाद। यह द्वंद्ववाद की प्रक्रिया, यानी वाद प्रतिवाद के माध्यम से संवाद होना, यानी दो परस्पर विरोधी चीजें जो प्रकृति, समाज और विचारधारा तीनों में विद्यमान है, और तीनों में विकास की प्रक्रिया इस द्वंद्ववाद से ही आगे बढ़ती है। यानी वाद प्रतिवाद और इन दोनों में संघर्ष फिर संवाद, यानी एक नई व्यवस्था स्थापित होती है। इसी को हम कार्ल मार्क्स समाज पर लागू करते हैं और ये कहते हैं कि ऐतिहासिक विधि के माध्यम से उन्होंने स्थापित किया है कि आज तक के इतिहास के जितने भी समाज हैं, इनमें परस्पर विरोधी वर्ग अस्तित्व में रहे हैं और कि उनके आपसी हित अलग थे। और वो जो परस्पर विरोधी सामाजिक वर्ग थे, जिसमें एक शासक वर्ग होता है, एक शासित वर्ग होता है, एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, इनके हितों में टकराव होता है। उस टकराव का कारण ये है कि समाज में संसाधनों का, आय का, शक्ति का असमान वितरण होता है और उसके कारण समाज में हितों का टकराव होता है, उससे वर्ग संघर्ष होता है और उस वर्ग संघर्ष से एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है और इस प्रकार एक सामाजिक बदलाव समाज में आता है और इस तरह समाज में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सामाजिक विकास होता है और समाज आगे बढ़ता है। और ये जो प्रक्रिया है ये प्रकृति में भी चलती है, समाज में भी चलती है और मनुष्य में, यानी उसके चिंतन में, विचारधारा में भी चलती है। ये मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है उसका बुनियादी दर्शन शास्त्र है, उसकी बुनियादी थीम है, मूल भावना है। और भारतीय समाज के संदर्भ में हम देखें तो भारतीय समाज में बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक यथार्थ की, भारतीय समाज की व्याख्या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से की है। मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से भी समाज विज्ञानों में लागू किया गया है और विश्लेषण किया गया है सामाजिक यथार्थ का। भारतीय समाज में प्रोफेसर डीपी मुखर्जी और AR देसाई का नाम इसमें प्रमुखता से हम ले सकते हैं। उन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है और भारतीय समाज में जो सामाजिक संबंध है उनको द्वंद्वात्मकता के माध्यम से विश्लेषण किया है। और पिछले 50 वर्षों में भारतीय समाज में जो विषमता है, असंतोष है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन समस्याओं को राज्य की पूंजीवादी प्रकृति और विकास का जो पूंजीवादी पथ है इसके माध्यम से विश्लेषित किया है और ये बताया है कि समाज की जो संरचना है और शासन की जो नीतियाँ हैं उनके मूल में संघर्ष निहित है और वर्ग की प्रकृति निहित है, यानी परस्पर विरोधी दो वर्ग हैं और वो आपस में अपने हितों के लिए संघर्ष रहते हैं और ये संघर्ष ही आगे चल के क्रांति का रूप धारण करता है और फिर सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आता है। तो भारतीय समाज के संदर्भ में भी इस परिप्रेक्ष्य को काम में लिया गया है। यहाँ पर
हमें कार्ल मार्क्स का जो ये संघर्ष परिप्रेक्ष्य है उसको समझना है। उसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि आखिर संघर्ष क्या है। एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जे एल गिल्लिन एंड जेपी गिल्लिन, उनकी पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। उसमें ये कहा है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या साधनों को, शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो कि सीमित होते हैं, विरोधी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा और हिंसा की चुनौती देकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इसमें उन्होंने संघर्ष के कारण भी बताए हैं और संघर्ष के प्रकार भी बताए हैं। उन्होंने संघर्ष के 4 मुख्य स्वरूप बताए हैं: वैयक्तिक, इंडिविजुअल, दूसरा प्रजातीय, तीसरा राजनीतिक और चौथा वर्ग संघर्ष। और जो कारण बताए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 4 मुख्य कारण बताए हैं: व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंसेस, और स्वार्थों का, हितों का अंतर, और चौथा है सामाजिक परिवर्तन। इन 4 कारणों से समाज में सामाजिक संघर्ष घटित होता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है संघर्ष, और समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों चलते रहते हैं। कार्ल मार्क्स का जो संघर्ष का सिद्धांत है, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संघर्ष को समाज की वास्तविकता मानकर उसका समाजशास्त्री विश्लेषण करता है। एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर है, उनकी पुस्तक है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, जो 1970 में प्रकाशित हुई थी। वो प्रकार्यवाद की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं और संघर्ष सिद्धांत पर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रकार्यवाद है वो अपूर्ण सिद्धांत है, सामाजिक यथार्थ की समग्र व्याख्या नहीं कर पाता है। संघर्ष भी समाज की यथार्थता है, वास्तविकता है, और इसके माध्यम से भी समाज को समझने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स ने अपना जो ये सिद्धांत है, ये उनकी जो पुस्तकें हैं, दास कैपिटल है जो 1867 में प्रकाशित हुई थी, उसी समय द जर्मन आइडियोलॉजी है ये भी प्रकाशित हुई थी 1867 में, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये 1848 में प्रकाशित हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन पुस्तकों में उनके सिद्धांतों को और विचारधारा को हम देखते हैं। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हमें इनकी जानकारी होना जरूरी है, और आवश्यकता के अनुसार हम कम्पिटिटिव एग्जाम से, यूनिवर्सिटी एग्जाम से, उनमें इनको कोट भी करते हैं, इनका उल्लेख भी करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो विशेष रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल दोनों बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनमें अपना सिद्धांत दिया है और ऐतिहासिक रीति के माध्यम से अपने संघर्ष सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया है, और जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, संघर्ष सिद्धांत है, उसकी केंद्रीय मान्यताएं उनको हमें समझना है। जे.एच. टर्नर हैं, प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थियोरी, और जॉर्ज रिचर हैं, उनकी पुस्तक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इन दोनों आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने संघर्ष जो सिद्धांत है, संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, उसकी 3 केंद्रीय मान्यताएं स्थापित की हैं। पहली, व्यक्तिगत स्वार्थ और हित। इसका तात्पर्य है कि समाज में जो संघर्ष है वह व्यक्तिगत स्वार्थ और हित भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है शक्ति का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। शक्ति और सत्ता का जो वितरण है समाज में असमान होता है, बहुत सारे लोग शक्ति और सत्ता से वंचित रहते हैं, इस कारण समाज में हित टकराते हैं और संघर्ष होता है। और तीसरा है मूल्य और विचारधारा। समाज में अलग अलग मूल्य और विचारधाराओं का अस्तित्व होता है। जब वो अतिवादी स्वरूप धारण कर लेते हैं तो संघर्ष को जन्म देती हैं। तो ये संघर्ष की 3 केंद्रीय मान्यताएं हैं: व्यक्तिगत स्वार्थ और हित, शक्ति का बंटवारा, और मूल्य और विचारधारा। इसके साथ ही महत्वपूर्ण चीज है कि संघर्ष सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। ये हमारे लिए इसलिए जानना जरूरी है कि हम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं।
कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, उन सभी का योगदान है, जिसमें कार्ल मार्क्स भी है, उसके बाद में आई जो समाज वैज्ञानिक राल्फ डेरेनडॉर्फ है, लेविस कोजर है, रेंडल कॉलिंस है, वो सभी हैं। तो हमें कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को समझने से पहले इन बेसिक चीज़ों को भी जानना है कि आखिर संघर्ष सिद्धांत है या संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो संघर्ष जो सिद्धांतकार हैं, कार्ल मार्क्स की पुस्तक हमने जिक्र आपके सामने किया है। उसके बाद में राल्फ डेरेनडॉर्फ भी बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष परिप्रेक्ष्य के समर्थक समाज वैज्ञानिक है। उनकी पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इन्होंने मार्क्स की कुछ सीमाओं को उजागर करके अलग ढंग से अपना संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके बाद में लेविस कोजर है, उनकी पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। वही कहते हैं कि संघर्ष हमेशा दुष्प्रकार्यात्मक हो, समाज विघटन असंतुलन लाते हुए आवश्यक नहीं। संघर्ष समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी होता है, उपयोगी भी होता है, लाभदायक भी होता है। और उसके बाद रेंडल कॉलिंस हैं, उनकी पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस। इसमें भी उन्होंने अपना संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और शक्ति के स्रोत होते हैं उनका भी विचलन किया है, जिसके कारण समाज में संघर्ष गठित होता है। यही मुख्य संघर्ष सिद्धांतकार हैं। और इनकी जो संघर्ष सिद्धांत है, उनका अध्ययन करने के बाद संघर्ष सिद्धांत की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनको समाज वैज्ञानिकों ने एक जगह समेकित रूप में प्रस्तुत किया है। उनको हमें जानना है। सबसे पहले यहाँ पर संघर्ष सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि समाज में हमेशा साम्य अनुकूलन की अवस्था या साम्य अवस्था हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। समाज में असंतुलन भी आता है, विघटन भी आता है, विचलन भी आता है। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता है कि समाज और उसके अंगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जबकि जो प्रकार्यवादी सिद्धांत हैं वो इन चीज़ों के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन संघर्ष सिद्धांत क्या मानता है कि समाज और समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। तीसरी मान्यता है कि समाज की संरचना है, उसमें संघर्ष अंतर्निहित है। वस्तुतः संघर्ष के आंतरिक और बाह्य दोनों कारण होते हैं, लेकिन संघर्ष सिद्धांतकारों का मानना है कि संघर्ष है वो समाज की संरचना में ही अंतर्निहित है। हमारे समाज की संरचना इस तरह की है कि संघर्ष होना अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है, होगा ही होगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु संघर्ष सिद्धांत क्या है कि संघर्ष आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से होता है। युद्ध है, आक्रमण है, दूसरे देशों द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, बाह्य कारण है जिसके कारण कभी कभी संघर्ष होता है। वो व्यक्ति के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर, सभी के स्तर पर हमें देखने को मिलता है। आंतरिक कारण भी बहुत सारे होते हैं, सांप्रदायिक तनाव है, जाति तनाव है, इस तरह लिंग आधारित हिंसाएं हैं, जेंडर बेस्ड बाइस है, वायलेंस है। तो बहुत सारे आंतरिक संघर्ष भी हमें देखने को मिलते हैं समाज में। एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि समाज में विकास के कारण भी संघर्ष होता है। कभी कभी विकास, असंतुलित विकास इस तरह का होता है या परंपरा और आधुनिकता में टकराहट होती है, तो वो संघर्ष को जन्म देती है। एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि संघर्ष प्रकार्यात्मक भी है, जैसा कि लेविस कोजर ने कहा था। तो संघर्ष हमेशा दुष्प्रकार्यात्मक हो, ये आवश्यक नहीं है। प्राधिकार संबंधों को लेकर भी संघर्ष होता है समाज में, ये राल्फ डेरेनडॉर्फ ने बताया है अपने संघर्ष सिद्धांत में। और संघर्ष के लिए शक्ति का जो बंटवारा है वह भी एक कारक रहा है। शक्ति का जो केंद्रीकरण होता है वो संघर्ष को जन्म देता है। शक्ति का न्यूनतम बंटवारा संघर्ष को जन्म देता है। ये भी संघर्ष सिद्धांत की एक विशेषता है। ये संघर्ष सिद्धांत की विशेषताएं हैं। और अब हमें कार्ल मार्क्स के वर्क संघर्ष के सिद्धांत को समझना है। कार्ल मार्क्स है, उनका जो वर्क संघर्ष का सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट
प्रीफिक्स जो है समाजशास्त्र में, उसके जो संस्थापक हैं, जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं, उनमें कार्ल मार्क्स सर्वप्रमुख है, सर्वप्रथम है। और उन्होंने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और उन्होंने ये बताया कि उनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य आदमी के शोषण, प्रभुत्व व अन्याय से मुक्ति है। और ये मुक्ति वर्ग संघर्ष के माध्यम से, ये वर्ग संघर्ष है वो समाज की नींव में अंतर्निहित है। रेमंड एरा एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक है मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। उसमें उन्होंने बताया कि मार्क्स का समाजशास्त्र वस्तुतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। वर्ग संघर्ष इसकी केंद्रीय मान्यता है, केंद्रीय विचार है। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि प्रत्येक समाज है उसकी संरचना अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर और अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर इनसे मिलकर बनती है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। मार्क्स ये कहते हैं कि अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर है, वह उत्पादन पद्धति से मिलकर बनती है, जिसमें उत्पादन संबंध, उत्पादन शक्तियाँ निहित होती हैं और इनसे मिलकर समाज की उत्पादन प्रणाली बनती है। यानी अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रणाली कहा गया है। वो समाज की सब स्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना है। अधोसंरचना जिसको कहा गया है सब स्ट्रक्चर, अधोसंरचना, और इसके ऊपर ही संपूर्ण समाज टिका हुआ है, जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, अतिसंरचना कहते हैं, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, धर्म, साहित्य, विचारधारा सब कुछ आ जाता है। ये समाज की अतिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है। और वो समाज की अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर पर टिकी हुई है। अब मार्क्स का ये कहना है कि ऐतिहासिक विधि के आधार पर वो अपने इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वो कहते हैं कि आज तक के सभी समाजों का हम विश्लेषण करते हैं तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं और उनमें संघर्ष ही समाज में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और आधुनिक पूंजीवादी युग में भी वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और इसके आधार पर भविष्य में साम्यवाद की स्थापना होगी, जो एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज होगा। ऐसा मार्क्स मानते हैं अपने सिद्धांत के माध्यम से। जैसे कि पूर्व एक स्लाइड है उसमें देख रहे हैं आप, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की और उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक युग था वो आदिम साम्यवाद का था, जिसमें कोई वर्ग नहीं था और वो शोषण विहीन, अन्याय विहीन अवस्था थी। वहाँ सभी लोगों की स्थिति थी वो समान थी। वो एक साम्यवादी युग था, आदिम जीवन जीता था व्यक्ति, उसमें कोई वर्ग नहीं थे। लेकिन उसके बाद में फिर दास युग आता है। आदिम साम्यवाद में साम्यवाद की अवस्था होती है, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, अन्याय विहीन अवस्था होती है, सभी समान होते हैं। और उसके बाद में दास युग आता है जिसमें मालिक और दास दो वर्ग होते हैं और अपने हितों को लेकर उनमें संघर्ष होता है। और उसके बाद में सामंतवादी युग आता है। सामंतवादी युग में भी अर्धदास, किसान और सामंत दो वर्ग होते हैं और सामंतों का बड़ी भूभाग पर आधिपत्य होता है और किसान वो अर्धदास के रूप में काम करते रहते हैं और उनका जीवन काफ़ी कष्ट में होता है, क्योंकि अंतिम जो मालिक होता है धन संपत्ति जमीन का, वो सामंत होता है और उनके बीच में अपने हितों को लेकर टकराव होता है। तो फिर पूंजीवादी युग आता है। और अब इस पूंजीवादी युग में भी दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति है, एक श्रमिक है, जिसके लिए मार्क्स ने बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग काम में लिया है। जो पूंजीपति वर्ग है, जिसका आय, संपत्ति, संसाधनों पर आधिपत्य है, वो बुर्जुआ वर्ग है। और दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग, वो जो श्रम और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, अपने हितों के लिए संघर्ष करता रहता है, वो सर्वहारा वर्ग है। वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने हितों के लिए, अपने बेहतर आजीविका के लिए संघर्ष करता रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चल रहा है।
और मार्क्स का ये मानना है कि वर्तमान जो पूंजीवादी युग है इसमें बुर्जुआ और सरवारा इनके बीच में संघर्ष होगा और इस संघर्ष से एक क्रांति होगी, क्रांति से एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होगी। ये वर्तमान जो व्यवस्था है ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और एक साम्यवादी समाज की स्थापना होगी जो एक वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अभी तक ऐसा समाज में गठित नहीं हुआ है, लेकिन अब तक का जो मार्क्स का विश्लेषण है वो ऐतिहासिक विधि के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया है, इसलिए इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं हम। और मार्क्स का सिद्धांत एक कालजयी सिद्धांत है, सभी समाज विज्ञानों में और मानविकी में इसको पढ़ा जाता है। मार्क्स का ये कहना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1848 में प्रकाशित हुई थी, और उसमें मार्क्स ये कहते हैं कि आज तक के सभी समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है और इस संघर्ष का अंत हर बार समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण या समाज के सर्वनाश में हुआ है। यानी मार्क्स का कहना है कि आज तक के जितने भी समाज हुए हैं उन सभी में वर्ग संघर्ष हुआ है और वर्ग संघर्ष से ही नई समाज व्यवस्था स्थापित होती है। इस वर्ग संघर्ष से ही समाज का क्रांतिकारी पुनर्निर्माण होता है और यह फिर समाज का संपूर्ण विनाश हो जाता है। और ये मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है उसका सार है, जिसमें मार्क्स अपनी बात स्थापित करते हैं कि उत्पादन प्रणाली है वो समाज की अधोसंरचना है, सब स्ट्रक्चर है, जिसमें उत्पादन संबंध होते हैं और उत्पादन शक्तियाँ होती हैं। इन दोनों से मिलकर ही उत्पादन प्रणाली बनते हैं, जिसको सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था या आर्थिकी हम कहते हैं, इकोनॉमी हम कहते हैं। इसी के ऊपर समाज की अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर टिकी हुई है, जिसमें राजनीति है, धर्म है, कला है, ज्ञान है, विश्वास है, नैतिकता है, विचारधारा है, संस्कृति, सब कुछ नियत है और वो समाज की अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है। और इस उत्पादन प्रणाली में आपसी हितों को लेकर जो वर्ग होते हैं समाज के, हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग सक्रिय रहे हैं और उनमें अंतर्विरोध होता है अपने हितों को लेकर। वो अंतर्विरोध संघर्ष का रूप धारण करता है और संघर्ष की चरमावस्था क्रांति होती है और क्रांति से विद्यमान सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण रूप से बदल जाती है और एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो इस प्रकार मार्क्स ने अपना संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में भी उन्होंने वर्ग की जो वर्ग का जो ढांचा है उसको वर्ग चेतना और वर्ग संगठन के आधार पर समझे है और दो प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक अपने आप में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ। इसका तात्पर्य जब एक ही व्यवसाय वाले लोग अपना संगठन बना लेते हैं तो वो अपने आप में वर्ग होता है, क्लास इन इटसेल्फ, जैसे मालिक वर्ग, मजदूर वर्ग। और दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने वर्ग का दिया है अपने लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ। यानी जब एक वर्ग के सभी लोग समान चेतना के आधार पर संगठित हो जाते हैं तो और अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं तो वो अपने लिए वर्ग बन जाता है, क्लास इन इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ एक, और पहले वाला होता है क्लास इन इटसेल्फ, अपने आप में वर्ग, और अब दूसरा है अपने लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ। जब एक वर्ग के लोग अपने हितों के लिए समान चेतना के आधार संगठित हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं, यानी दुनिया भर के मजदूर का एकजुट हो जाना, ये अपने लिए वर्ग है, क्लास फॉर इटसेल्फ है। और कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल बेड़ियाँ हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो इस के आधार पर उन्होंने मजदूर वर्ग को एकत्रित किया, अन्याय और संघर्ष के विरुद्ध एकजुट किया और समाज में न्याय और शोषण विहीन व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक मार्क्स का ये सिद्धांत है वो समाज का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है, सामाजिक यथार्थ को अपने सामने प्रस्तुत करता है। और मार्क्स ने इतिहास को 5 विभिन्न युगों में बांटकर जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया वो कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है, और इनकी जो केंद्रीय मान्यता है
कि समाज में वर्ग होते हैं और उनमें आपस की हित टकराते हैं, उनमें संघर्ष होता है, वो आज भी कितना प्रासंगिक है। और भारतीय समाज से दुनिया के दूसरे समाजों में भी हम ये देखते हैं कि वर्ग समाज की प्रकृति में ही ये निहित होता है। वर्ग होते हैं और वो संघर्ष को जन्म देते हैं और संघर्ष से एक नई व्यवस्था स्थापित होती है। तो इस प्रकार मार्क्स ने एक असाधारण कालजयी सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन जिस तरह हर सिद्धांत की अपनी सीमाएं होती हैं, इस तरह इस सिद्धांत की अपनी सीमा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को निर्णायक मान लिया, यानी आर्थिक निर्धारणवाद ये मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि वो केवल आर्थिक व्यवस्था यानी उत्पादन प्रणाली को ही आधारभूत संरचना, अधोसंरचना, सब स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं और सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। और समाज की प्रकृति में ही संघर्ष निहित है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। समाज में हम सहयोग भी देख मिलता है, सहयोग से भी समाज बहुत अधिक प्रगति करता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। बल्कि संघर्ष ये देखने में आता है कि संघर्ष से कई गुना अधिक प्रभावशाली और लाभदायी और उपयोगी सिद्ध होता है सहयोग। तो दुनिया में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं कि सहयोग के माध्यम से विभिन्न देशों ने, विभिन्न समाजों ने, विभिन्न समुदायों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया है मिलजुल कर, और एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, उन्नतिशील, लोकतांत्रिक समाज की तरफ कदम बढ़ाए हैं, उस दिशा में कुछ प्रगति की है। तो इस तरह के मुद्दे हैं। राल्फ डेरेनडॉर्फ है, लेविस कोचर है, रेंडाल कॉलिन्स है, उन्होंने संघर्ष सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण किया है और अलग परिप्रेक्ष्य से उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो मार्क्स की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मार्क्स है अपना संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी सीमाओं के बावजूद सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करने और समाज में अन्याय और शोषण से मुक्ति का एक सैद्धांतिक पथ प्रस्तुत करता है, जिसका इतिहास में हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में अनुप्रयोग भी किया गया है और उससे के सार्थक परिणाम भी आए हैं। फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का सार है जो मैं आपको बताना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि आपने संघर्ष परिप्रेक्ष्य के ये जो संस्थापक है, प्रमुख समाज वैज्ञानिक है कार्ल मार्क्स, उनका जो संघर्ष परिप्रेक्ष्य है, ये वीडियो उसको आपको समझाने में मददगार सिद्ध होगा, ऐसे मेरा मानना है। और इससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।